जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसके स्टडी रिसर्च सेंटर पर। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो संसद का एक टॉपिक है, लोकसभा। पिछले वीडियो में हम जो है राज्यसभा के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि संसद का एक अंग होता है। आपको हमने बताया था कि संसद के 3 अंग होंगे, एक राज्यसभा, एक लोकसभा और एक राष्ट्रपति। तो जो राज्यसभा है वो अनुच्छेद 80 में आता है, जो लोकसभा है वो अनुच्छेद आपका 81 में आता है, और जो राष्ट्रपति है वो अनुच्छेद 52 में आएगा। अब हम लोग जो संसद के 3 अंग देखेंगे उसमें से हम आज चर्चा करने जा रहे हैं लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा, जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय जो लोकसभा है इसको निम्न सदन कहा जाता है, जबकि उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। इसको इंग्लिश में हाउस ऑफ द पीपुल या फिर पॉपुलर हाउस के नाम से भी जानते हैं। और अगर हिंदी में इसके नाम की व्याख्या अगर करें तो हिंदी में इसको कई सारे नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि निम्न सदन, लोकप्रिय सदन, द्वितीय सदन। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि लोकसभा के कई सारे उपनाम हैं जिससे हम इसे संबोधित कर सकते हैं। इसी को जो है इंग्लैंड में, जहां से हमारे संविधान में कई सारे भागों को लिया गया है, तो इंग्लैंड में जो है इस सभा का नाम हाउस ऑफ द पीपल है, और अमेरिका में इस सभा का नाम जो है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है। तो इस प्रकार हमने देखा कि लोकसभा के कई सारे नाम हैं। अब इसी के बारे में हम जो है विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसकी संरचना के बारे में, यानी कि इसके गठन के बारे में, कि लोकसभा का गठन किस प्रकार किया गया है हमारे संविधान में। तो लोकसभा का जो गठन है, जो लोकसभा की संरचना है, उसमें सीटों के आधार पर अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो है यानी अधिकतम जो सीटें हो सकती है हमारे लोकसभा में वो हो सकती है 552। इसमें देखने वाली एक चीज ये भी है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था और प्रथम लोकसभा का चुनाव हुआ था सन 1952 से 57, जो हमारे प्रथम लोकसभा की अवधि है, उस समय उसके पहले जो है सन 1950 ईस्वी में लोकसभा सीटों की संख्या थी 500। कितनी सीटें थी? 500 सीट थी लोकसभा की। कब? 1950 ईस्वी में। लेकिन अभी जो है वो अधिकतम 552 सीटें हैं, जिसमें से कि अगर आप कैटेगरी वाइज बांटना चाहेंगे तो इसको 3 प्रकार से हम समझ सकते हैं। एक आपका हो जाएगा 530 सीट जो है वो भारत के 28 राज्यों से चुन करके भेजे गए प्रतिनिधि द्वारा भरे जाते हैं। जबकि वहीं पर अगर हम बात करें यूटीज की, यानी केंद्र शासित प्रदेश की, यूनियन टेरिटरीज की, तो उसकी अधिकतम सीटें 20 हो सकती है। जबकि 2 सीटें जो है ये एंग्लो इंडियन समुदाय के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता था, और ये हमारे संविधान में आर्टिकल 331 द्वारा वर्णित है। यानी कि हमारे संविधान में जो है 331 आर्टिकल के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 व्यक्तियों को राष्ट्रपति के द्वारा जो है सदन में मनोनीत किया जाता था। लेकिन अभी जो प्रचलित एनडीए की गवर्नमेंट है, जिसके मुखिया नरेंद्र मोदी हैं, यानी हमारे जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके तत्वावधान में जो है 104वां संविधान संशोधन आया। 104वां संविधान संशोधन आया सन 2019 ईस्वी में। 2019 ईस्वी में इसमें जो है जो 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत किए जाते थे उसको निरस्त कर दिया गया। यानी अब जो ये 2 सदस्य है ये मनोनीत नहीं किए जाएंगे। इसकी जो मनोनयन का अधिकार था वो खत्म हो चुका है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि अब सीटें जो है 550 हो गई है। लेकिन तो अभी अगर वर्तमान में आप देखते हैं, अभी अगर वर्तमान में आप देखेंगे तो ये स्टेट्स के माध्यम से तो 530 सीटें निर्धारित है, लेकिन यूटीज की जो सीटें हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश की जो सीटें हैं, उससे अभी जो है वो मात्र 13 सदस्य निर्वाचित होकर सदन में पहुंचते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 543 हो गए। तो आपके सामने एक क्वेश्चन ये एराइज होगा कि अगर टोटल सीटें जो है 20 है तो सिर्फ 13 सीटों का ही निर्वाचन यूटीज से क्यों होता है?
तो इसका जवाब ये है कि जो 7 सीटें हैं वो 7 सीटें जो है वो पीओके और जो लद्दाख का क्षेत्र जो पाकिस्तान और चाइना के द्वारा अवैध रूप से कब्जाया गया है उनके लिए खाली छोड़ दी गई है कि आगे चलकर अगर वो क्षेत्र हमारे देश के अंदर जो है शामिल किया जाता है तो वहां से 7 प्रतिनिधि चुनकर आएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पीओके जो है वो पाकिस्तान के पास है और लद्दाख का जो कुछ क्षेत्र है वो चीन के पास है, जिसको हम लोग अक्साई चीन कहते हैं। वैसे देखिए, अगर इन क्षेत्रों को अगर लेने की बात हो तो हमारे सेना के जो मुख्य जनरल हैं उनके द्वारा कुछ दिन पहले ही एक स्टेटमेंट आया हुआ था कि अगर सरकार हमें आदेश दे तो सेना पूरी तरह से तैयार है कि हम कभी भी पाकिस्तान नल्ले को अपनी औकात दिखा करके उससे अपनी पीओके को हम वापस ले सकते हैं। तो ये तो हम कभी भी कर सकते हैं, बस सरकार के हाँ की मंजूरी है, क्योंकि भारत अभी डिफेंस के सेक्टर में काफी मजबूत हो चुका है। तो इस प्रकार हमारे सेनाओं का जो मनोबल काफी ऊंचा है कि वो जब चाहे तब पीओके को वापस ले सकती है। जरूरत है तो सिर्फ एक मजबूत दृढ़ शक्ति के साथ सरकार के निर्णय लेने की। तो इस प्रकार से हम समझ गए कि जो अभी चुन करके जो सदस्य जाते हैं लोकसभा में वो कितने हैं, 543 हैं। अब इसमें से देखिए कि 543 सदस्यों का जो निर्वाचन होता है उसमें से ये किस आधार पर होता है। ये जो आधार है इसका, ये 1971 की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। कब? 1971 ईस्वी की जनसंख्या के आधार पर। और ये अलग अलग संशोधनों के माध्यम से जो है लोकसभा के द्वारा 2026 ईस्वी तक इतने ही सीटों का निर्धारण कर दिया गया है, यानी इससे ज्यादा सीटें 2026 तक नहीं बढ़ाई जाएंगी। 2026 के बाद हो सकता है संशोधन के माध्यम से फिर से सीटों का निर्धारण हो या इतना ही निश्चित रखा जाए, लेकिन फिलहाल जो है 1971 ईस्वी की जनसंख्या के आधार पर जो है सन 2026 ईस्वी तक सीटों का संख्या जो है 543 ही रहने वाली है। इसमें से अब कुछ सीटें जो है वो आरक्षित सीटें भी है। आरक्षित सीटों में से जो है 84 सीटें आपका एससी कैटेगरी के लिए है, 84 सीटें एससी कैटेगरी के लिए, और 47 सीटें जो है वो एसटी कैटेगरी के लिए आरक्षित कर दी गई है। यानी इन दोनों को मिलाकर के आप देखेंगे तो कुल 131 सीटें ऐसी है जो एससी और एसटी कैटेगरी के लिए जो है वो संविधान में क्या है, आरक्षित है। और ये किस अनुच्छेद के तहत है, यानी किस आर्टिकल के तहत है, तो ये है आपका आर्टिकल 330 के तहत। तो 330 के तहत हम क्या देख रहे हैं कि एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 47 सीटें संविधान में जो है वो आरक्षित सीटों के रूप में लोकसभा के अंदर रखा गया है। तो ये हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे संरचना के बारे में, और इसके बाद जो है हम अब पढ़ेंगे निर्वाचन के बारे में। अगर किसी को भी इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो वो एक बार ले सकते हैं। चलिए तो हम इसको मिटाते हैं। अब हम इसके अगले बिंदु पर जाएंगे। तो उसका अगला जो बिंदु है वो है आपका निर्वाचन, यानी कि सदस्यों का जो निर्वाचन है वो किस आधार पे और किस प्रकार से होता है, इसकी प्रणाली क्या है। तो सदस्यों के निर्वाचन जो है उसमें से 3 बिंदुओं को आपको मुख्य रूप से ध्यान में रखना है। पहला है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व यानी कि टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन। अब इसका डिटेल्स भी आपको हम बताएंगे। उसके बाद है आपका एकल सदस्य, एकल सदस्य, और तीसरा है प्रत्यक्ष निर्वाचन। प्रत्यक्ष निर्वाचन। तो देखिए प्रादेशिक प्रतिनिधित्व क्या होता है, टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि भारत देश के अंतर्गत आने वाले सभी भूभागों का जो है वो प्रतिनिधित्व होगा। हर एक क्षेत्र का, हर एक भूभाग का जो है अपना एक प्रादेशिक रूप से प्रतिनिधित्व लोकसभा में होगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रादेशिक प्रतिनिधित्व, यानी हर क्षेत्र से निर्वाचन
करके जो है प्रतिनिधि लोकसभा में जाएंगे। दूसरा है एकल सदस्य। एकल सदस्य का मतलब क्या होता है कि जितने निर्वाचन क्षेत्र हैं, हर निर्वाचन क्षेत्र से एक ही लोग चुन करके जाएंगे। कितने, जैसे कि मान के चलिए 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं, तो 543 सदस्य ही जाएंगे, यानी हर निर्वाचन क्षेत्र से एक लोग जाएंगे, इसलिए इसे एकल सदस्य कहा जाता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रत्यक्ष निर्वाचन में क्या होता है कि जनता जो है डायरेक्ट चुनती है अपने सदस्यों को, जो कि उनका प्रतिनिधित्व करते हैं लोकसभा में। तो इस प्रकार से हम तीनों पॉइंट को समझ गए कि क्या है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व, एकल सदस्य और प्रत्यक्ष निर्वाचन। अब देखिए निर्वाचन के लिए क्या क्या शर्तें हैं, यानी कि जो सदस्य निर्वाचित होते हैं लोकसभा में उसके लिए शर्तें क्या क्या हैं। तो पहला है कि वो जो है भारत देश का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है कि उसकी उम्र जो है वो 25 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा है कि वो दिवालियापन नहीं हो, यानी कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं हो। और चौथा है कि वो लाभ के पद पर नहीं हो, लाभ के पद पर नहीं हो। और पांचवा है कि उसे कानून रूप से जो है किसी प्रकार से निर्वाचन लड़ने के चुनाव में खड़े होने के लिए जो है उसको अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। यानी कि अगर कोई अयोग्य हो तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। जैसे कि आप देखते होंगे अभी जो है पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट के संशोधन के द्वारा जो है वो अगर किसी भी व्यक्ति को 2 वर्ष से ज्यादा सजा हो जाता है तो उसे जो है चुनाव लड़ने से निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है मना कर दिया जाता है, यानी वो व्यक्ति अगले 5 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो अगर इन शर्तों को कोई भी कैंडिडेट फॉलो करता है तो वो जो है आसानी से जो है भारत में कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। तो अब हम देखेंगे कि जब निर्वाचन की शर्तें हम लोगों ने देख ली कि किस आधार पर किसी व्यक्ति का जो है निर्वाचन हो सकता है और उसमें कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, तो हमें एक चीज इसमें और ध्यान रखने लायक चीजें हैं कि सन 1988 ईस्वी से पूर्व जो है, सन 1988 ईस्वी से पूर्व क्या था कि जो निर्वाचित करने के लिए मतदाताओं की जो उम्र थी वो 21 वर्ष थी। कितनी थी? 21 वर्ष। मैं जितने भी पॉइंट्स आप लोगों के सामने बोल रहा हूं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे अपने नोट्स के माध्यम से तैयार करके रखें, क्योंकि हर एक पॉइंट्स में आपका मेरे हर एक स्टेटमेंट्स में जो है क्वेश्चंस के आंसर दिए गए हैं। तो हर एक स्टेटमेंट से कोई ना कोई क्वेश्चंस निकल करके सामने आ रहा है। तो इस प्रकार आप हर एक बिंदुओं को जो है नोट्स के माध्यम से संयोजित करके रखेंगे तो वो आपको रिवीजन करने में और याद करने में आसानी होगी। इसमें क्या हुआ कि देखिए निर्वाचन में सन 1988 ईस्वी से पहले जो है जो वोट देने का अधिकार था वो 21 वर्ष या उससे ऊपर के व्यक्तियों को था। लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा क्या हुआ कि इसमें संशोधन करके इस उम्र को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। यानी अभी जो वोटिंग करने का अधिकार है वो 18 वर्ष या उससे ऊपर के व्यक्तियों को प्राप्त है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, मूल स्थान या फिर लिंग से बिलोंग करता हो। तो उनकी उम्र जो है 18 या उससे ज्यादा होना चाहिए। अब देखिए निर्वाचन में जो है जितने भी प्रतिनिधि चुन करके जाते हैं अलग अलग क्षेत्रों से, तो इसमें से जो है सबसे ज्यादा जो प्रतिनिधि चुन करके जाते हैं, यानी मैक्सिमम जो सीट्स लोकसभा की सीटें चुनकर भेजी जाती है सदन में, वो है उत्तर प्रदेश की, जहां से 80 सीटें निर्धारित है लोकसभा की, यानी कि 80 प्रतिनिधि यूपी से यानी उत्तर प्रदेश से चुनकर जाते हैं। अगर दूसरे नंबर पर आप देखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि यूपी के बाद दूसरा ऐसा कौन सा स्टेट है जहां से कि सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं, तो वो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, जहां से कि 48 सीटें हैं, यानी यूपी के बाद सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र होगा। और अगर बिहार के संदर्भ में आप देखेंगे तो बिहार के एग्जामों में कभी कभी पूछा जाता है,
लोकसभा और राज्यसभा की सीटें। तो राज्यसभा वाले चैप्टर में तो आपको मैंने बता दिया था कि बिहार से 16 है, लेकिन अगर लोकसभा की सीटों की बात की जाए तो बिहार से कुल 40 सीटें जो है लोकसभा की निर्धारित की गई है। तो इस प्रकार से हमने जो है निर्वाचन और संरचना इन दो बिंदुओं को विस्तृत रूप से पढ़ लिया है। अब आगे हम पढ़ेंगे कार्यकाल के बारे में। तो देखिए, कार्यकाल के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो जैसे कि हमने देखा था कि जो राज्यसभा का कार्यकाल है वो 6 साल का होता है और 1/3 सदस्य हर 2 साल पर क्या होते हैं, उसके रिटायर होते हैं और उसके स्थान पर दूसरे चुन करके आते हैं। लेकिन लोकसभा के मामले में ऐसा नहीं है। लोकसभा का जो कार्यकाल है ये 5 वर्ष का है, लेकिन 5 वर्ष का निर्धारण कैसे होगा, कब से 5 वर्ष होगा, इस चीज को समझने की जरूरत है। तो 5 वर्ष जो होगा, आप देखेंगे कि जब लोकसभा के द्वारा जब लोकसभा का चुनाव होता है तो उस समय जो भी सीटें चुन करके भेजी जाती है लोकसभा में, जितने सदस्य पहुंचते हैं उनको द्वारा जो है प्रोटेम स्पीकर के द्वारा लोकसभा सदस्य के रूप में जो है उसको शपथ दिलाया जाता है। और शपथ आप जानते हैं कि 3री अनुसूची में है, यानी SPORTS। अगर ये आपको फार्मूला याद होगा तो आप उसके जो है बड़ी आसानी से प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, 6ठी अनुसूची तक के आपको क्वेश्चंस याद रहेंगे। तो शपथ जो है वो 3री अनुसूची में है, SPOO यानी ओथ। तो यहां पर हम देखेंगे कार्यकाल के बारे में। तो कार्यकाल जो है 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष कब होता है? लोकसभा की पहली मीटिंग से, यानी कि जब पहली मीटिंग बैठेगी लोकसभा की, वहां से अगले 5 वर्षों के लिए जो है इसका कार्यकाल माना जाता है। यानी पहली मीटिंग से, फर्स्ट मीटिंग से जो है अगले 5 साल तक लोकसभा का कार्यकाल होगा, यानी वो लोकसभा काम करेगी। लेकिन इसमें देखिए क्या हुआ था कि लोकसभा का कार्यकाल तो 5 वर्ष का हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार हमने देखा था राज्यसभा में कि इस राज्यसभा जो सदन है, उच्च सदन, उसका विघटन नहीं हो सकता क्योंकि वो एक अस्थायी सदन है। लेकिन लोकसभा का विघटन हो सकता है। कार्यकाल भले ही इसका 5 वर्ष है, लेकिन अगर 5 वर्ष से पूर्व लोकसभा के जो नेता होंगे, जो प्रधानमंत्री होंगे, उनके द्वारा अगर राष्ट्रपति को ये रिक्वेस्ट किया जाता है कि लोकसभा का जो है विघटन कर दिया जाए, क्योंकि वो लोकसभा के नेता होते हैं, तो उनकी सिफारिश पर जो राष्ट्रपति है 5 वर्ष से पूर्व भी इसका विघटन कर सकते हैं। यानी कि 5 वर्ष से पूर्व भी इनका कार्यकाल जो है वो खत्म हो सकता है लोकसभा का। अब क्या है कि कुछ बिंदुओं को और याद करने की हमें जरूरत है, जानने की जरूरत है कि सन 1976 ईस्वी में जो है 42वां संविधान संशोधन, 42वें संशोधन द्वारा जो है हमने जब प्रस्तावना चैप्टर को पढ़ रहे थे तो उसमें से आपको बताए थे कि सन 1976 ईस्वी के 42वें संशोधन में कौन कौन सी बातें जोड़ी गई थी। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता उसमें जोड़ा गया था। उसके साथ साथ क्या हुआ था कि इसमें से जो है सन 1976 ईस्वी में 42वें संशोधन द्वारा कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। कितना? 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष। लेकिन जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार आती है तो वो क्या करती है कि 44वां संशोधन लाता है। कब? 1978 ईस्वी में 44वां संशोधन लाता है। ये क्या करती है कि 6 वर्ष जो कार्यकाल बढ़ा दिया गया था 42वां संशोधन में, उसे घटा करके फिर से 5 वर्ष कर देती है। यानी कि कार्यकाल फिर से 5 वर्ष हो जाता है, जो कि अभी भी आप देखेंगे तो लोकसभा का जो कार्यकाल है वो कितने का है? 5 वर्ष का ही निर्धारित है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या हुआ कि कार्यकाल के बारे में जो है डिटेल से समझ गए कि किस प्रकार से निर्धारित होता है, इसमें संशोधन कब कब हुआ, किस ईस्वी में हुआ, किस पार्टी की सरकार के दौरान हुआ। अब अगला बिंदु हमारा है पदाधिकारी के बारे में। जब हम लोकसभा के पदाधिकारी की बात करते हैं तो
इसमें राज्यसभा की तरह ही जो है मुख्य रूप से 2 पदाधिकारी के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि राज्यसभा में सभापति और उपसभापति होते हैं, उसी प्रकार से लोकसभा में जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, जिसका वर्णन जो है आर्टिकल 93 से 97 यानी 93 से 97 आर्टिकल में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और इनकी शक्तियां और इनके अन्य मुद्दे जो हैं वो वर्णित किए गए हैं। इसमें से आर्टिकल 93 ये कहता है कि लोकसभा में जो है उनके सदस्यों के द्वारा यानी लोकसभा सदस्यों के द्वारा जो है वो एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी यानी चुना जाएगा। जब 93 आर्टिकल के तहत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुन लिए जाते हैं तो इसमें से होता क्या है कि इसमें से देखेंगे कि एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ये दोनों शपथ क्या अध्यक्ष के और उपाध्यक्ष के रूप में लेते हैं या लोकसभा सदस्य के रूप में लेते हैं। तो ये दोनों जो व्यक्ति हैं जो भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनते हैं ये शपथ जो है लोकसभा सदस्य के रूप में लेते हैं, ना कि अध्यक्ष के रूप में। ये लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेते हैं, बल्कि ये लोकसभा के सदस्यों की तरह ही शपथ लेते हैं। अब जो है इसमें हम देखेंगे कि अभी जो वर्तमान में अध्यक्ष है, वर्तमान में जो अध्यक्ष है लोकसभा का वो है ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। लेकिन जो प्रथम अध्यक्ष थे, जो प्रथम अध्यक्ष थे उनका नाम जीवी मावलंकर था। जीवी मावलंकर था। और प्रथम उपाध्यक्ष का नाम अनंत शयनम अयंगर था। क्या नाम था? अनंत शयनम अयंगर। तो अब क्या है कि देखिए पदाधिकारी में एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होता है। आर्टिकल 93 से 97 तक इसका वर्णन दिया गया है। आर्टिकल 93 में यह दिया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे, जिसका चुनाव जो है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा अपने में से किया जाएगा। जो शपथ जो है लोकसभा के सदस्यों के रूप में लेंगे, ना कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में लेंगे। इसका वर्तमान अध्यक्ष ओम बिरला है और प्रथम अध्यक्ष जो है जीवी मावलंकर है और प्रथम जो उपाध्यक्ष है वो अनंत शयनम अयंगर है। और अभी जो ओम बिरला अध्यक्ष हैं वो कौन सी लोकसभा के हैं? तो 17वीं लोकसभा के हैं। यानी अभी कौन सी लोकसभा चल रही है? 17वीं लोकसभा है, जिसके नेता आपके प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। यानी 17वीं लोकसभा के प्रधानमंत्री यानी प्रधान नेता यानी कि लोकसभा का नेता कौन है? प्रधानमंत्री मोदी जी। अगर वहीं पर विपक्ष के नेता की बात हम करें तो विपक्ष के नेता जो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, जो कांग्रेस पार्टी से हैं फिलहाल अभी। लेकिन चूंकि उनका चुनाव जो है कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में हो चुका है, इसलिए उनको बदलने की बातें हो रही है। तो हम आगे देखेंगे अगर वैसा कुछ होता है तो। लेकिन अभी जो है लोकसभा के नेता प्रधानमंत्री मोदी जी और विपक्ष के नेता कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। अब हम इसमें से ये देखेंगे कि जो विपक्ष का नेता है यानी लोकसभा में इधर लिखते हैं कि लोकसभा में जो विपक्ष का नेता है उसे विपक्ष की नेता के मान्यता के तौर पर कितने कम से कम सदस्यों का समर्थन हासिल होना चाहिए? तो कुल सदस्यों का 1/10 यानी मान के चलिए 543 है तो इसका 1/10 और जो निर्धारित है यानी कि वो 55 होना चाहिए। यानी कि 55 सदस्यों का अगर समर्थन किसी व्यक्ति को हासिल है तभी वो जो है क्या होगा? लोकसभा में विपक्ष का नेता चुना जाएगा, जिसका जो दर्जा है वो किसी कैबिनेट मंत्री के स्तर का होता है।
कैबिनेट मंत्री के स्तर का दर्जा दिया जाता है। किसको? लोकसभा में विपक्ष के नेता को। अगर वहीं पर हम बात करें कि इसका कोरम की पूर्ति कितने सदस्यों से होती है, तो जो लोकसभा में कोरम की जो पूर्ति होगी वो भी कितने से होगी? 1/10 सदस्यों से होगी, यानी 55 सदस्यों से। इतने सदस्य कम से कम रहेंगे तभी लोकसभा का सदन चल सकता है, वरना लोकसभा अध्यक्ष क्या करते हैं कि अपनी इच्छा अनुसार सदन को स्थगित कर सकते हैं। अब हमने इन पॉइंट्स को देख लिया। अब आगे हम देखेंगे कि जब कोई सदस्य जो है निर्वाचित होकर के सदन में पहुंचता है तो उसे जो है मान के चलिए कितनी वोट्स प्राप्त हुआ ये हम नहीं देखते हैं, बल्कि एक सिद्धांत दिया गया है कि फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम क्या है? तो फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम ये है, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम, यानी कि हिंदी में अगर इसे बोलें तो पहले खंबा छूने की नीति। क्या होगा? पहले खंबा छूने की नीति, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। इसका अर्थ क्या है ये थोड़ा सा लोग गौर से समझिएगा। मान के चलिए कि किसी भी लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 100 है, उसमें से 100 है और उसमें से 4 कैंडिडेट मान के चलिए खड़े हुए हैं, तो किसी को 25, किसी को 35, किसी को 10 और किसी को 30 इतने मत प्राप्त होते हैं। क्या है कि अगर किसी लोकसभा क्षेत्र में जो है 4 कैंडिडेट खड़ा हो रहा है और किसी को 25, किसी को 35, किसी को 10, किसी को 30 मत जो है प्राप्त होता है, तो इसमें जो सबसे ज्यादा मत जिसे प्राप्त होगा उसे निर्वाचित मान लिया जाएगा। यानी निर्वाचन आयोग के अनुसार सबसे ज्यादा मत प्राप्त करने वाला सदस्य ही क्या होगा, वहां से सदस्य चुन लिया जाएगा लोकसभा का उस निर्वाचन क्षेत्र से। उसके लिए कोई निर्धारित संख्या या परसेंटेज जो है निर्धारित नहीं किया गया है कि आपको 50% लाना है तभी आप वहां से निर्वाचित चुने जाएंगे। उसी को कहते हैं फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम, यानी पहले खंबा छूने की नीति। अब इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि अगर मान के चलिए इन सदस्यों में से कोई ऐसा सदस्य होगा जिसे कि 1/6 मत प्राप्त नहीं हुआ, तो क्या होगा? अगर 1/6 मत प्राप्त नहीं होता है तो जो भी उसकी जमानत राशि होगी वो जब्त हो जाएगी, और अगर 1/6 या इससे ज्यादा मत प्राप्त कर लेता है तो क्या होगा, उसकी जमानत राशि लौटा दी जाती है। तो आप लोग पढ़ते होंगे समाचार पत्रों में बार बार कि एक नेता दूसरे पर जो है लांछन लगाते रहते हैं कि उसकी तो जमानत जब्ती हो गई, यानी कि उसे कुल मतों का 1/6 मत प्राप्त नहीं हो पाया, तभी जो है उस सदस्य का क्या हुआ, जमानत जब्त हो गया। तो ये हम पढ़ रहे थे पदाधिकारी के बारे में। अब हम अगला बिंदुओं पर फोकस करेंगे जो है हमारा अंतिम बिंदु, और वो है शक्तियां। यानी कि लोकसभा के अंदर जो है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और लोकसभा के सदस्यों की शक्तियों का निर्धारण किस प्रकार से किया गया है, और आप इन शक्तियों के माध्यम से ही समझ सकेंगे कि इन्हें लोकप्रिय सदन, पॉपुलर हाउस या द हाउस ऑफ द पीपल क्यों कहा जाता है। चलिए तो हम लोग शक्तियों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए पदाधिकारी में जो है कुछ पॉइंट्स और हैं जिसे हमें समझने की जरूरत है कि जो इसमें से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे, जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे, ये जब त्यागपत्र देना होगा तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देंगे और उपाध्यक्ष जो है अध्यक्ष को त्यागपत्र देंगे। जैसे कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देंगे और उपराष्ट्रपति जो है वो किसे त्यागपत्र देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। तो उनसे हम लोग रिलेट कर सकते हैं इन्हें
कि अध्यक्ष को जो है उपाध्यक्ष को अध्यक्ष उपाध्यक्ष को जो है वो क्या करेंगे, त्यागपत्र के द्वारा अपना सीट छोड़ सकते हैं और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देकर अपनी सीट छोड़ सकते हैं। अगर मान के चलिए अगर सदन इसे हटाना चाहे, अगर सदन लोकसभा जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में से किसी को हटाना चाहे तो वो क्या करेगी, बहुमत के द्वारा जो है जो उपस्थित सदस्य होंगे और जो मतदान करने वाले सदस्य होंगे उनके बहुमत के द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि 2/3, सिंपल साधारण बहुमत के द्वारा जो है इसे क्या कर सकते हैं, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को लोकसभा हटा सकती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष या तो त्यागपत्र दे सकते हैं, उनके माध्यम से हट सकते हैं, या सदन के द्वारा उन्हें मतदान करने वाले कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा जो है उसे हटाया जा सकता है। अब इसका जो वेतन है लोकसभा अध्यक्ष का, उसका वेतन जो है वो भारत के संचित निधि पर भारित होता है, यानी कि भारत की संचित निधि से इन्हें वेतन प्राप्त होता है लोकसभा के अध्यक्ष को। ये तो हो गई वेतन की बातें। अब आगे देखेंगे कि अगर कोई सदस्य लगातार 60 दिनों तक बिना सूचना के सदन से अब्सेंट रहता है, यानी अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सदस्यता बरकरार रखने या नहीं रखने को लेकर जो निर्णय है वो लोकसभा के अध्यक्ष ही लेते हैं। यानी 60 दिन तक अगर कोई सदस्य अनुपस्थित रहे तो उसकी लोकसभा सदस्यता बरकरार रखने को लेकर के जो निर्णय है वो उसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे कि अगर कोई मनी बिल होता है यानी धन विधेयक होता है, ये भी निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है, तो अध्यक्ष के पास है। यानी लोकसभा के अध्यक्ष ही ये निर्धारित करते हैं कि कोई मनी बिल है या नहीं है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जब कोई भी विधेयक बराबर हो जाता है पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच, यानी वोटिंग के दौरान जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो है कोई भी विधेयक पर अगर बराबर वोटिंग हो जाए तो वहां पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसके पास है, अध्यक्ष के पास है। यानी अध्यक्ष क्या करेगा, निर्णायक मत दे करके उस विधेयक को पारित या नहीं पारित के आधार पर जो है वो निर्णय ले सकेगा। यानी अध्यक्ष क्या करेगा, किसी भी विधेयक पर निर्णायक मत दे सकता है। ये तभी दे सकेगा जबकि उस विधेयक पर जो है पक्ष और विपक्ष के बीच में वोटों की संख्या बराबर हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने पदाधिकारी में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उसके अनुच्छेद, उसकी जो है शक्तियों को और उसका वेतन और उसके क्या क्या अधिकार हैं, इनको लेकर के हमने वर्णन किया और देखा। अब आगे हम देखेंगे कि जो शक्तियां हैं वो लोकसभा की शक्तियां कैसे कैसे है और उसमें उस शक्तियों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का भी और सदस्यों का क्या रोल है। तो लोकसभा की जो शक्तियां हैं इसमें से आप देखेंगे कि इनकी शक्तियों को जो है 3 भाग में बांट दिया गया है। लोकसभा की शक्तियों को 3 भाग में बांट दिया गया है। पहला है विधायी शक्ति, दूसरा है कार्यपालिका शक्ति और तीसरा है वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति। अब इन तीनों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए विधायी शक्ति क्या है। विधायी शक्ति यानी जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा की जो शक्ति है वो या तो राज्यसभा के बराबर है या राज्यसभा से ज्यादा है किसी भी सदन पर। वो एग्जांपल्स के माध्यम से आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं। मान के चलिए जैसे कोई भी मनी बिल अगर है तो मनी बिल पे क्या है कि लोकसभा का एक तरह से एकाधिकार प्राप्त है। राज्यसभा क्या कर सकती है, सिर्फ 14 दिनों तक उसे विचारार्थ के लिए रख सकती है, लेकिन उस पर जो एकाधिकार प्राप्त है वो किसको प्राप्त है, लोकसभा को। तो इस प्रकार से की जो मंत्री परिषद होती है, मंत्री परिषद का प्रधान हो प्रधानमंत्री,
तो मंत्री परिषद जो है वो किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? वो लोकसभा में उत्तरदायित्व होता है। अगर मंत्री परिषद लोकसभा में अपना विश्वास नहीं हासिल कर पाती है, यानी जो सरकार बनाने के लिए जो मिनिमम नंबर्स है वो अचीव नहीं कर पाती है, तो मंत्री परिषद क्या करती है? लोकसभा का विश्वास खो देती है। और इस प्रकार जब मंत्री परिषद का विश्वास लोकसभा से खत्म हो जाता है तो वो सरकार जो क्या होती है? विघटित हो जाती है, यानी वो सदन विघटित होकर के सरकार खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार से हम देख लिए कि कार्यपालिका शक्ति में भी किस प्रकार से लोकसभा का एक वर्चस्व है। और तीसरा है आपका वित्तीय शक्ति, यानी कि जब भी कोई विधेयक जो है वित्तीय है या नहीं है, ये निर्णय करने का अधिकार किसको है? लोकसभा के अध्यक्ष को है, जो कि लोकसभा का एक सदस्य ही होता है। तो इस प्रकार से हम देख लिए कि विधायी शक्ति में, चाहे कार्यपालिका शक्ति में, चाहे वित्तीय शक्ति में, तीनों के आधार पर जो है लोकसभा की शक्ति जो है या तो राज्यसभा से बराबर है या राज्यसभा से अधिक है। अब हम देखेंगे कि मान के चलिए इसके अलावा जो है संविधान संशोधन अगर विधेयक होगा, कौन सा विधेयक? संविधान संशोधन विधेयक अगर होगा तो उसमें जो है संयुक्त बैठक नहीं होगी। संयुक्त बैठक नहीं होगी, बल्कि अलग अलग दोनों सदनों में जो है अलग अलग रूप से उसे पारित करने की आवश्यकता होगी। किसमें? संविधान संशोधन विधेयक में। जब कोई सामान्य विधेयक होता है तो वहां पर संयुक्त बैठक होती है, अगर गतिरोध उत्पन्न हो जाए दोनों सदनों में। तो अगर दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाए सामान्य विधेयक को लेकर के, तो वहां पर संयुक्त बैठक होगी और उसकी जो अध्यक्षता है वो अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वो कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। इसके अलावा देखिए आप, जो संसदीय समितियां होती है, चाहे चयन समिति हो, लोक उपक्रम समिति हो, प्राक्कलन समिति हो, लोक लेखा समिति हो, इन सारी समितियों के जो सदस्य निर्वाचित करते हैं वो कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। यानी समितियों का जो चयन है वो कौन करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष ही करेंगे। उसके अलावा आप देखते होंगे कि एक प्रतिनिधि मंडल बना करके जो है कुछ लोकसभा के भी सदस्य हो सकते हैं और राज्यसभा के भी सदस्य हो सकते हैं, लेकिन जो उस प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों का जो चुनाव किया जाता है, कहीं पर भी विदेश में सरकार की तरफ से पक्ष रखने के लिए या फिर किसी भी विदेशी सरकार द्वारा जब आमंत्रण किया जाता है कि वहां से कुछ सदस्यों को यहाँ विजिट करने के लिए भेजा जाए, तो उस दरम्यान हम देखते हैं कि जो विदेशी प्रतिनिधि जो विदेश जाने वाले प्रतिनिधि मंडल का जो चयन है वो भी कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि लोकसभा की काफी ज्यादा शक्तियां हैं राज्यसभा की तुलना में। हम अलग अलग एग्जाम्पल्स के माध्यम से वर्णित करके उनकी शक्तियों को समझ चुके हैं। एक पॉइंट हमारा जो छूट गया था कार्यकाल में वो ये था कि जब आपातकाल लागू होता है, जब आपातकाल लागू होता है उस समय जो है राष्ट्रपति के द्वारा, मान के चलिए किसी भी भारत के भूभाग पर आपातकाल लागू है और वो राष्ट्रीय आपात है, तो उस दौरान जो है एक बार में आपातकाल जो है उसके कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि कर सकता है। एक बार में 1 वर्ष की वृद्धि कर सकता है और ये उसके बाद लगातार जो है 1 वर्ष की वृद्धि करता जाएगा जब तक कि वो आपातकाल लागू रहेगा। बशर्ते शर्त यह है कि उसे क्या है? सदन की अनुमति प्राप्त होनी चाहिए, यानी सदन द्वारा पारित कर दिया जाना चाहिए, वरना 6 मंथ में ही यानी 6 महीने में ही वो आपातकाल निरस्त माना जाएगा। हम आपातकाल को कितनी भी बार बढ़ा सकते हैं अगर सदन की अनुमति हो, और अगर सदन की अनुमति नहीं होगी तो 6 महीने में वो आपातकाल खत्म हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का लोकसभा से संबंधित सारे तथ्यों को हमने विस्तार से बताने की कोशिश की है
और आपको कैसा लगा हमारा यह वीडियो, ये हम कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। और लाइक करने के साथ साथ, चूंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत होती है, तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि अपने दोस्तों को, पढ़ने वाले बच्चों के बीच जो है वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि हमारी भी कुछ उम्मीदें हैं आप लोगों से। इतना सा हेल्प करने का तो हमारा मतलब अधिकार होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।